तुम अंडरवर्ल्ड के नंबर 1 परिवार के इकलौते वारिस, तुम्हारे परदादा मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े हथियार डीलर हैं, तुम्हारे दादा चारों तरफ तहलका मचाने वाले माफिया डॉन हैं, और तुम्हारे माता पिता तो इस पूरे शहर के अंडरग्राउंड ऑर्डर को अपने हाथों में रखने वाले बेनाम बादशाह हैं। लेकिन पूरे परिवार की उम्मीदों के केंद्र तुम, यानी कि छोटे सरकार, स्वभाव से बिल्कुल पढ़ाकू हो। तुम्हारा पूरा दिन किताबों में ही बीत जाता है, और जब तुमने पूरी गंभीरता से घोषणा की कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे और सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लोगे, तो तुम्हारे डैड ने चुपचाप अपनी कमर से 7वीं रैंक की रॉयल लेदर बेल्ट निकाल ली और कहा, तू क्या बकवास कर रहा है? घर में सैकड़ों होटल तेरे वारिस बनने का इंतजार कर रहे हैं और तू ये सब फालतू चीजें सीख रहा है जिनका कोई काम नहीं है। तू तो सच में मुझे गुस्से से पागल कर देगा। आज तो मैं तुझे मार मार कर तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। यह देखकर तुमने बेबसी में एक ठंडी सांस ली। तुम खुद भी भला क्यों एक मौज मस्ती करने वाले अमीर बिगड़ैल की तरह नहीं जीना चाहोगे, लेकिन क्या वो कमबख्त सिस्टम तुम्हें ऐसा करने देगा? हाँ, तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म हुआ है। इस जन्म में तुम मशहूर लू परिवार के उत्तराधिकारी बने हो। इसे देखो, यह तो लड़का है। लाओ लू, जल्दी देखो। जैसे ही तुम अपने मन में एक शानदार और बेफिक्र जिंदगी जीने का प्लान बना रहे थे, तभी एक साफ सुथरी घंटी की आवाज गूंजी। यह सुनते ही तुम अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इतने बड़े और रसूखदार पारिवारिक बैकग्राउंड के होते हुए भला कौन पढ़ाई करेगा? मैं तो पूरी जिंदगी शहर के केंद्र में रहने वाला एक बेफिक्र और ऐशो आराम से रहने वाला शहजादा बनकर रहूंगा। कबाड़ सिस्टम, तुरंत दफा हो जा। मैं तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूंगा। देखता हूं तू मेरा क्या बिगाड़ लेता है। लेकिन अगले ही पल तुम्हारी आंखों के सामने एक काउंटडाउन विंडो पॉपअप हुई। उसी समय विला के बेडरूम में बेहोश पड़े तुम्हारे शरीर की धड़कनें तेजी से गिरने लगीं। मॉनिटर से एक तीखी और कान फाड़ने वाली अलार्म की आवाज आने लगी। वहां मौजूद दर्जनों चोटी के मेडिकल एक्सपर्ट्स के चेहरे पल भर में सफेद पड़ गए। पास ही खड़े लू परिवार के मुखिया लू बाथियान गुस्से से आग बबूला हो गए। जल्दी मेरे बेटे को बचाओ, अगर ये नहीं बचा तो तुम सबको अफ्रीका भेजकर वहां कपास उगवाऊंगा। तुम्हारी मॉम बेड के किनारे लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर घबराहट और बेबसी साफ दिख रही थी। कुछ ही पलों बाद एक डॉक्टर थरथराते हुए आगे बढ़ा और बेहद हताशा भरी आवाज में बोला, मालिक, छोटे सरकार शायद आज की रात भी नहीं काट पाएंगे। ये सुनते ही तुम्हारी मॉम के आंसू बह निकले। उन्होंने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया और रोते हुए चिल्लाई, बेटा तू मुझे छोड़कर मत जा। आगे से मैं तुझे गेंशिन इम्पैक्ट खेलने से कभी नहीं रोकूंगी। जैसे ही उन्होंने यह कहा, हार्ट रेट मॉनिटर की लाइन अचानक चमत्कारिक रूप से ऊपर नीचे होने लगी। मरणासन्न हालत में पड़े तुम अचानक बेड पर उठकर बैठ गए। कोई चारा नहीं था। आखिरकार तुम्हें सिस्टम के आगे झुकना ही पड़ा। एक सच्चा मर्द वक्त के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। पहले अच्छे से पढ़ाई करके कुछ 100 साल की जिंदगी बटोरना ही सबसे पहला और जरूरी काम था। इस अचानक हुए चमत्कार ने वहां मौजूद सभी लोगों को डरा कर रख दिया। तुमने रोती हुई माँ को देखा और बेहद गंभीरता से वादा किया, मॉम आप फिक्र मत कीजिए, आगे से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, स्कूल का सबसे होनहार छात्र बनने की कोशिश करूंगा और भविष्य में समाज की सेवा करूं। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हारे माथे को छुआ और फिर और भी जोर से रोने लगी। गए काम से, हमारा बेटा सचमुच पागल हो गया है। वो पढ़ाई करने जैसी बकवास बातें कर रहा है। कोई बात नहीं भाग्यवान, चाहे मुझे दुनिया के सारे मशहूर डॉक्टरों को क्यों ना बुलाना पड़े, मैं अपने बेटे के दिमाग का इलाज जरूर करवाऊंगा। तभी तुमने थॉमस फ्लेयर मारते हुए बेड से नीचे छलांग लगाई और अपने माता पिता के सामने बेहद संजीदा चेहरे के साथ कहा, मॉम, डैड, पहले मैं ना समझ था। दिन भर फालतू के कामों में लगा रहता था और आपके लिए मुसीबतें खड़ी करता था, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और हर हाल में सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी जाकर दम लूंगा। लू बाथियान ने देखा कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो। उनके दिल में गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने तुरंत अपनी कमर से फिर से वही 7वीं रैंक की लेदर बेल्ट निकाली और कहा, हरामखोर लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई ढंग से पढ़ाई करने की बात करने की? यकीन मान, मैं तेरे स्कूल को ही मिट्टी में मिला दूंगा। क्या मैंने तुझे बाई परिवार की बेटी से शादी कराने के लिए पाल पोस कर बड़ा किया है ताकि तू ऐसी जगहों पर जाकर खुद को तकलीफ दे? अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बेल्ट हवा में लहराती हुई तुम्हारे ऊपर बरसने ही वाली थी। समझ गया डैड, मैं समझ गया। जब तक तुमने बुरी तरह हाँ में हाँ मिलाते हुए लगातार चिल्लाना शुरू नहीं किया, तब तक डैड ने अपनी बेल्ट वापस नहीं रखी। तुम धूल झाड़ते हुए वापस अपने बेडरूम में भागे। जैसे ही तुमने अपना फोन ऑन किया, स्क्रीन पर अनरीड मैसेजेस की बाढ़ आ गई। भेजने वाले का नाम एक ही था, बाई रुओक्सवे। लू चेन, तुझे देखकर मुझे उल्टी आती है। तू एक निकम्मा और आवारा अमीर बाप का बेटा है और तू मेरे साथ अपनी फैमिली का बिजनेस अलायंस बनाना चाहता है। यह तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। आगे से मुझे कभी मैसेज या कॉल मत करना। हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। तुमने बड़ी मुश्किल से ओरिजिनल ओनर की यादों को खंगाला। तब जाकर तुम्हें याद आया कि बाई रुओक्सवे का बैकग्राउंड मामूली नहीं है। भले ही वो यूनाई सिटी के स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसकी फैमिली का असली रसूख और ताकत राजधानी में गहराई से जमी हुई है। और छुट्टी के वक्त जब सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी, तब उसने सरेआम फूल देकर उसे प्रपोज किया था। यहाँ तक कि उसने स्कूल के ब्रॉडकास्ट रूम में घुसकर पूरे स्कूल के सामने 1 घंटे तक बाई रुओक्सवे के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। अभिजात वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाली बाई रुओक्सवे के लिए ये एक बहुत बड़ा अपमान था। लू चेन के लिए उसके दिल में पसंद पैदा होना तो दूर,
अब तो वो उस पर थूकना भी अपने हाथों को गंदा करना समझती थी। तुमने बेबसी से अपना सिर हिलाया और फोन सीधे बंद कर दिया। अरे अब तो मैं पुनर्जन्म लेकर वापस आ चुका हूँ, अब भला कौन तेरे पीछे पागल रहेगा। इस वक्त सबसे जरूरी काम है अपनी उम्र बढ़ाना। और हमारे बेडरूम के बुक शेल्फ पर किताबें खचाखच भरी हुई थीं। तुमने सरसरी तौर पर कुछ किताबें निकाली और जैसे ही उन्हें पलटा तुम दंग रह गए। लड़कियों को पटाने की 18 कलाएं, किसी इंसान को बिना जान से मारे कैसे सबक सिखाएं, पुरुषों के आकर्षण को बढ़ाने के 10 गुप्त तरीके, ये भला किसी हाई स्कूल के छात्र के पढ़ने की चीजें हैं। तुमने हार नहीं मानी और काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार तुम्हें एक किताब मिली, लॉन्ग किंगडम मार्शल आर्ट्स। इस किताब को पाकर तुम्हें ऐसा लगा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। तुमने तुरंत अपनी उंगलियों को रगड़ा और बड़ी उत्सुकता से उसके पन्ने पलटने लगे। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। तो असल में विशेष किताबें पढ़ने से न केवल उम्र बढ़ती है बल्कि उनसे जुड़ी स्किल्स भी हासिल होती हैं। तुमने तुरंत अपनी नजरें पुरुषों के आकर्षण को बढ़ाने के 10 गुप्त तरीके पर टिका दी और तुम्हारे चेहरे पर एक गहरा और रहस्यमयी मुस्कुराता हुआ भाव आ गया। जैसे ही तुमने पहला पन्ना पलटा, सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। तुमने खुद ही बुदबुदाते हुए कहा, बेशर्म सिस्टम। खैर, इसी तरह तुम रात के 10 बजे तक पढ़ते रहे। न केवल तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की महारत का लेवल बढ़कर LV4 हो गया, बल्कि तुम्हारी उम्र भी बढ़कर 5 दिन और 6 घंटे हो गई। यहाँ तक कि उस तथाकथित पुरुष क्षमता में भी जबरदस्त सुधार हुआ। यह एहसास वाकई कमाल का था। अगली सुबह जब तुम अपने सैकड़ों स्क्वायर मीटर के आलीशान बेडरूम में जागे तो आंखें खोलते ही दर्जनों नौकर चाकर तुम्हें घेरे खड़े थे। कपड़े पहनाने से लेकर मुंह धुलाने और नाश्ता कराने तक का सारा काम VIP सर्विस की तरह बिना किसी कसर के पूरा किया गया। सब कुछ तैयार होने के बाद कुछ नौकरों ने तुम्हें रॉल्स रॉयस में बिठाया। चलने से पहले एक नौकर ने धीरे से तुम्हारे कान में फुसफुसाते हुए याद दिलाया, छोटे सरकार, स्कूल पहुंचकर मालिक के आदेश को मत भूलिएगा, क्लास में बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा और पढ़ाई के बारे में तो सोचिएगा भी मत। इस समय सबसे जरूरी काम प्यार करना है। किसी भी तरह मिस बाई को अपना बना लीजिए। 10 मिनट बाद एक चमचमाती रॉल्स रॉयस यूनहाई सिटी के 13वें माध्यमिक स्कूल के गेट पर जाकर रुकी। यह स्कूल यूनहाई सिटी का सबसे बदनाम और बिगड़ा हुआ स्कूल था। यहाँ न केवल पढ़ाई का स्तर गिरा हुआ था बल्कि स्कूल का माहौल भी बेहद खराब था। सरेआम छोटे मोटे गुंडे घूमते रहते थे और टीचर और प्रिंसिपल भी इस सब पर अपनी आंखें मूंद लेते थे। इस स्कूल के बारे में यह मशहूर था कि यहाँ की प्रेगनेंसी रेट यहाँ के पासिंग रेट से भी ज़्यादा है। कोई भी यह सोचकर हैरान हो सकता है कि लू चेन जैसे रसूखदार और अमीर ख़ानदान के वारिस को ऐसे स्कूल में क्यों भेजा गया। इसका कारण बहुत सीधा था, यह डैडलू बाथियान का ही फैसला था। तो फिर बाई रुऑक्सवे जैसी अमीर और संभ्रांत परिवार की लड़की यहाँ क्यों पढ़ रही थी? इसका जवाब भी वैसा ही था, यह बाई परिवार के बुजुर्ग का फैसला था। बस फ़र्क यह था कि बाई रुऑक्सवे को स्कूल के सबसे बेहतरीन एलीट सेक्शन में रखा गया था। जैसे ही तुम कार से उतरकर स्कूल के गेट की तरफ बढ़े, रंग बिरंगे बालों वाले छोटे गुंडों का एक झुंड शोर मचाते हुए तुम्हें घेरने आ गया। अरे छोटे सरकार, आप आखिरकार वापस आ ही गए। हम तो आपके लिए बेहद परेशान थे। हाँ, चेन भाई, आप ठीक तो है ना? कल रात हम लोग आपके पास आने का ही प्लान बना रहे। तुमने अपनी यादों के आधार पर उन सब पर एक नज़र डाली। ये सब स्कूल में तुम्हारे पालतू चेले चपाती थे। तुमने चिढ़कर अपना हाथ हवा में लहराया और उन्हें वहां से जाने का इशारा किया और खुद सीधे 9वीं कक्षा के सेक्शन 8 के क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। क्लासरूम में पहुंचकर तुम अपनी सीट पर बैठ गए और डेस्क के अंदर से सारी किताबें बाहर निकाल लीं। देखने पर पता चला कि आधा सेमेस्टर बीत चुका था, लेकिन ये किताबें एकदम नई की नई थीं। उन चमचमाती किताबों को देखकर तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। ये सब तो तुम्हारी उम्र बढ़ाने वाले कीमती खजाने थे। जैसे ही तुमने गणित की किताब खोली और ज्ञान के समंदर में गोता लगाने की तैयारी की, तभी क्लासरूम के दरवाजे पर एक साया उभरा जिसने पल भर में क्लास के सभी लड़कों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तुमने नजरें उठाकर देखा तो दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की खड़ी थी। उसकी फिगर कमाल की थी और उसका अंदाज बेहद कातिलाना था। उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें सीधे तुम पर टिकी थीं और उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। लू चेन, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? तू होश में आ गया था तो तूने मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया? तुझे पता है कि किसी को पहले उम्मीद देना और फिर उसे एकदम से निराश करना कैसा लगता है। मुझे तो लगा था कि तू शायद अब कभी होश में ही नहीं आएगा। मैं तुझे बता दे रही हूँ लू चेन, मैं बाई रुऑक्सवे जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन तुझ जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। बाई रुऑक्सवे ने एक ही सांस में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन अचानक उसने ध्यान दिया कि तुमने उसकी तरफ रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। तुम बस सिर झुकाए अपनी किताब पढ़ने में मग्न थे। तू मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं? तेरी बात पूरी हो गई। अगर पूरी हो गई तो रास्ते से हट, मुझे पढ़ने में खलल मत डाल। बहुत अच्छे लू चेन, पहले तो तू रोज सुबह क्लास शुरू होने से पहले मेरी क्लास के बाहर आकर मेरा रास्ता रोकता था। मैं जहां जाती थी तू मेरे पीछे पीछे आ जाता था। पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। तो अब तू मेरे साथ भाव खाने का नाटक कर रहा है ना? 3 साल में यह पहली बार था जब बाई रुऑक्सवे खुद चलकर तुमसे बात करने आई थी, लेकिन बदले में उसे इतना ठंडा बर्ताव मिला। उसकी नज़र में तुम बस उसे तरसाने का पुराना नाटक कर रहे थे, लेकिन वो बाई रुऑक्सवे थी
वो इन सब चालों में फंसने वाली नहीं थी। लू चेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि तू हमेशा इसी रवैये पर अड़ा रहेगा। अलविदा। नहीं, आज के बाद कभी मत मिलना। बाई रुओक्सुए ने गुस्से में पैर पटका और मुड़कर चली गई। तुम्हारे दिल में कोई हलचल नहीं हुई और तुमने अपना सिर वापस गणित की किताब में घुसा लिया। क्लास के लड़के यह देखकर पूरी तरह दंग रह गए और फुसफुसाने लगे। मैंने तो पहले ही कहा था, चेन भाई तो बस बाई रुओक्सुए के साथ मजे ले रहे थे। लू परिवार का इकलौता वारिस भला किसी के पीछे पागलों की तरह क्यों भागेगा? लेकिन जो भी हो, चेन भाई जिस तरह पन्ने पलट रहे हैं वो तो एकदम असली पढ़ाकू लग रहे हैं। बकवास बंद कर। चेन भाई की एक्टिंग बड़े बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ दे। समझ गया? सीढ़ियों के पास पहुंचकर बाई रुओक्सुए ने अनजाने में ही पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि तुम उसके पीछे बिल्कुल नहीं आ रहे थे। उसके दिल में एक अजीब सा शक पैदा हुआ। क्या वह सचमुच नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि सच में मुझसे दूरी बनाना चाहता था? बाई रुओक्सुए ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन सोचा, चलो यह भी अच्छा ही है, इस बदतमीज के बिना मैं कम से कम शांति से पढ़ाई तो कर सकूंगी। यह सोचकर वह सीढ़ियों से नीचे उतरकर गायब हो गई। बाई रुओक्सुए के जाने के कुछ ही देर बाद हाथों में गणित की किताब लिए एक महिला टीचर क्लास में दाखिल हुई। उनकी फिगर बेहद आकर्षक थी और उनका चेहरा इतना खूबसूरत था कि क्लास के लड़के ही नहीं बल्कि बाहर खड़े अन्य टीचर्स भी उन्हें टकटकी लगाकर देखने लगे। उन सभी की उत्सुक नज़रों के बीच वह सुंदर टीचर सीधे क्लास में आ गईं। उनकी आवाज़ बेहद सुरीली और मीठी थी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबकी नई क्लास टीचर लिन्यू हूँ। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। आगे का समय मैं आप सभी के साथ बिताऊंगी। क्लास में हो रहे शोर शराबे और तालियों के बीच लिन्यू का चेहरा बिल्कुल शांत था। उनकी नज़रें सीधे क्लास में बैठे इकलौते छात्र पर टिकी थीं जो पूरी लगन से किताब पढ़ रहा था। वह तुम थे। गलत मत समझना, वह तुम्हारी पढ़ाई के प्रति लगन को देखकर प्रभावित नहीं हुई थी, बल्कि वह एक बेहद गुप्त और बड़े मिशन पर थीं। लिन्यू असल में पुलिस एकेडमी की डॉक्टरल ग्रेजुएट थीं और सीधे राजधानी के पुलिस मुख्यालय में शामिल हुई थीं। उन्हें मिला पहला मिशन लू ग्रुप को जड़ से खत्म करना था, जो सदियों पुराना और ताकतवर अंडरवर्ल्ड घराना था। लेकिन लू परिवार की जड़ें बहुत गहरी थीं। उनका रसूख सरकार के अंदर तक फैला हुआ था। भले ही उनका इतिहास अंडरवर्ल्ड का था, लेकिन अब उन्होंने खुद को पूरी तरह साफ सुथरा कर लिया था। पुलिस की गुप्त जांच विंग ने पूरे 1 साल तक छानबीन की थी, पर उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। मजबूरी में उन्होंने रास्ता बदला और अपनी नज़रें लू परिवार के इकलौते वारिस यानी तुम पर टिका दी। जानकारी के मुताबिक यह अंडरवर्ल्ड का छोटा सरकार स्कूल में हर तरह की गुंडागर्दी और बदतमीजी करता था और 1 नंबर का आवारा लड़का था। इसी वजह से लिन यू ने खुद आगे बढ़कर इस क्लास की टीचर बनने का फैसला किया था, ताकि तुम्हारे जरिए लू परिवार के किले में सेंध लगाई जा सके। लेकिन तुम्हें इस तरह किताब में डूबा देखकर लिन यू के मन में गहरा शक पैदा हुआ। वो इतनी देर से पोडियम पर खड़ी थी, लेकिन तुमने एक बार भी अपना सिर उठाकर नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो तुम किताब में ही घुस जाओगे। ऐसी लगन देखकर तो कतई नहीं लगता था कि तुम एक आवारा लड़के हो। क्या पुलिस की खुफिया रिपोर्ट में कोई गड़बड़ थी? तभी अचानक पढ़ते पढ़ते तुमने अपनी किताब को हवा में लहराया और उसे जोर से फर्श पर दे मारा और फिर अपने जूतों से उसे बेरहमी से कुचलने लगे। मुंह से गुस्से में गाली निकली, धिक्कार है, तो असली पेंच यहाँ फंसा था। दरअसल अभी सिस्टम ने तुम्हें बताया था कि इनाम पाने और पढ़ने से उम्र बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने मन में जोर से चिल्लाना होगा, गेम स्टार्ट। बिना ऐसा किए पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होने वाला था। घटिया सिस्टम। इतनी जरूरी बात पहले क्यों नहीं बताई? वैसे ही मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, तूने तो मेरा कीमती वक्त ही बर्बाद कर दिया। गेम स्टार्ट, थू है तुझ पर। देखा, मैंने कहा था ना, ये तो बस नाटक कर रहा था। आखिरकार है तो वही बिगड़ैल आवारा लड़का ही। लिन यू ने अपना गला साफ किया और उनका चेहरा बेहद सख्त हो गया। सभी स्टूडेंट्स शांत हो जाएं, शोर मचाना बंद करें। जैसे ही उन्होंने यह कहा, पूरी क्लास में सन्नाटा पसर गया। इतनी खामोशी छा गई कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। अभी कुछ पलों पहले जो टीचर बेहद नरम और सौम्य दिख रही थी, उन्हें अचानक इतना सख्त होते देख लड़के सहम गए। लिन यू ने जब देखा कि सारे शरारती बच्चे भी भीगी बिल्ली बन चुके हैं, तो उनके दिल में गर्व की भावना आई। आखिर ये 13वीं माध्यमिक स्कूल जैसी कुख्यात जगह थी, जहाँ के बागी बच्चों को काबू में करना आसान नहीं था। लेकिन कुछ ही देर बाद क्लास में फिर से खुसर पुसर शुरू हो गई और वो धीरे धीरे हंसी मजाक में बदल गई। मैडम, आपकी फिगर तो वाकई कमाल की है। हाँ मैडम, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? इतने वाहियात और अश्लील सवालों को सुनकर लिन्यू एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। अगर ये कोई और जगह होती तो वो अपनी कोहनी के एक ही वार से सामने वाले को ढेर कर देती। लेकिन इस वक्त वो एक टीचर थी और लू परिवार को बेनकाब करने का बड़ा मिशन उनके कंधों पर था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू में किया। उन्हें बर्दाश्त करना ही था। लेकिन अगले ही पल कुछ लड़कों की बातों ने उनके सब्र का बांध तोड़ दिया। ये जो मैडम है ना, इनका चेहरा देखकर ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया ने इनसे कर्ज ले रखा हो। हा हा हा, खुद को प्रिंसिपल समझ रही हैं क्या? चलने का अंदाज तो देखो, जैसे कोई रोबोट बिना चार्जिंग के चल रहा हो। लिन यू गुस्से से लाल पीली हो गई। अगले ही पल उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और लकड़ी के बने मजबूत डेस्क पर पूरी ताकत से मार दिया।
एक जोरदार धमाके की आवाज के साथ वह मजबूत डेस्क बीच में से दो टुकड़ों में बंट गया। इस अचानक हुए धमाके ने पूरी क्लास को फिर से डराकर शांत कर दिया। तभी एक लड़का थरथराते हुए खड़ा हुआ और धीरे से बोला, मैडम, क्या आप कराटे की ब्लैक बेल्ट हैं? ये सुनते ही पूरी क्लास फिर से ठहाकों से गूंज उठी। लिनयू बच्चों की इस हरकत को देखकर पूरी तरह परेशान हो गई। ये कैसे अजीबोगरीब बच्चे थे? टीचर का मजाक उड़ाना, बड़ों का सम्मान न करना और बकवास बातें करना। जैसे ही लिनयू बेबस महसूस करने लगी, तभी क्लास में एक कड़क और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, सबके सब अपना मुंह बंद करो। पूरी क्लास पल भर में बिल्कुल शांत हो गई। जो लड़के अभी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे, वे अब मासूम मेमनों की तरह सिर झुकाकर बैठ गए। लिनयू ने हैरान होकर आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि तुम अपनी सीट से खड़े हो गए थे। तुम्हारी नजरें बाज की तरह तेज थीं और तुम्हारे शरीर से एक खौफनाक और रसूखदार आभा निकल रही थी। तुम वाकई गुस्से में थे। वैसे ही सिस्टम एक्टिवेट न होने के कारण तुम्हारा काफ़ी समय बर्बाद हो चुका था और तुम जल्दी जल्दी पढ़कर अपनी उम्र बढ़ाना चाहते थे। लेकिन ये लोग थे कि बिना वजह शोर मचाए जा रहे थे। तुम लोग यहाँ दंगा करने आए हो क्या? सरकार हर साल देश के बच्चों के लिए इतना पैसा खर्च करती है ताकि तुम्हें मुफ्त शिक्षा मिल सके, और तुम लोग इसकी ज़रा भी कद्र नहीं करते। दिन भर आवारागर्दी करना और देश के संसाधनों को बर्बाद करना। क्या तुम्हें अपने माता पिता की मेहनत का जरा भी एहसास है, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है? मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ, अगर अब किसी ने भी क्लास में शोर मचाकर दूसरों की पढ़ाई में खलल डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर तुम धप से अपनी सीट पर बैठ गए और दोबारा गणित की किताब में खो गए। क्लास के एक कोने में बैठे कुछ लड़के आपस में धीरे से फुसफुसाने लगे, चेन भाई को आज क्या हो गया है? पहले तो क्लास में सबसे ज्यादा हंगामा वही करते थे। ये भी कोई पूछने की बात है? नई क्लास टीचर इतनी सुंदर हैं, उनके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे होंगे ताकि उन्हें पटा सकें। चुप रहो, धीरे बोलो। अगर चेन भाई ने सुन लिया तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। पोडियम पर खड़ी लिनयू तुम्हारी बातें सुनकर पूरी तरह हैरान थी। कितनी बेहतरीन सोच और देश के प्रति समर्पण की भावना थी। पूरे देश में भला ऐसे कितने छात्र होंगे जो देश की भलाई के बारे में इस तरह सोचते हो? लेकिन क्या यह लड़का लू परिवार का इकलौता वारिस नहीं था? क्या पुलिस का मिशन लीक हो गया था और यह सब सिर्फ उनके सामने नाटक किया जा रहा था? यह भी मुमकिन था। लू परिवार का प्रभाव बहुत गहरा था। खुफिया पुलिस के अंदर उनके जासूस होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन तुम्हारी डांट का असर यह हुआ कि क्लास के बच्चे बिल्कुल शांत हो गए और किसी की हिम्मत दोबारा शोर करने की नहीं हुई। तभी तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन गूंजी, रहस्यमयी गिफ्ट। वाह, तो समाज में अच्छी बातें फैलाने से भी उम्र बढ़ती है। सिस्टम, गिफ्ट ओपन करो। तुमने बिना किसी देरी के उसका इस्तेमाल कर लिया। अगले ही पल एक बेहद सुखद और गर्म एहसास तुम्हारे पूरे शरीर में दौड़ गया। तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम्हारे फेफड़ों का भारीपन गायब हो गया हो और सिगरेट शराब की वजह से शरीर में आई कमजोरी पूरी तरह खत्म हो गई हो। पहले से ही हैंडसम दिखने वाला तुम्हारा चेहरा अब और भी ज्यादा आकर्षक और चमकदार हो गया था। ओरिजिनल ओनर की खराब आदतों की वजह से शरीर में जो भी बीमारियां थीं, वे सब पल भर में ठीक हो गई थीं। तुमने मन ही मन सोचा कि यह चीज वाकई बड़े काम की है। तुमने फिर से अपना सिर झुकाया और गणित की किताब पढ़ने लगे। कुछ ही देर में तुमने 11वीं से लेकर 12वीं तक की सारी गणित की किताबें खत्म कर दी। तुम्हारी उम्र में सीधे कई दिनों का इजाफा हो गया और तुम्हारी मैथमेटिक्स स्किल भी मैक्स लेवल पर पहुंच गई। अपने पर्सनल स्टेटस बार को देखकर तुम्हारे चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। जादुई इनाम शब्द सुनते ही तुम्हारी दिलचस्पी और बढ़ गई। सितंबर का महीना था। भले ही स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन आसमान में अभी भी उजाला था। ढलते सूरज की रोशनी में तुम सीटी बजाते हुए मजे से स्कूल के गेट की तरफ बढ़ रहे थे। तभी तुम्हें गेट के पास सफेद स्कर्ट पहने एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा बेहद मासूम और साफ था और वो डर के मारे कांपते हुए अपने गुलाबी बैग को सीने से चिपकाए खड़ी थी। उसके चारों तरफ रंग बिरंगे बालों वाले कुछ मजनू टाइप के आवारा लड़के खड़े थे जो उसे घूर रहे थे और सीटियां बजा रहे थे। अरे छोटी बच्ची, मान जाओ ना, हमारे साथ चलकर एक फिल्म ही तो देखनी है। अगर तुमने हाँ कह दिया तो गारंटी देता हूँ कि पूरे स्कूल में कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। हाँ बहन जी, हमारे भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। भले ही हमारे भाई अभी फर्स्ट ईयर में हैं, लेकिन थर्ड ईयर के बड़े गुंडे इनके दोस्त हैं। यहाँ तक कि लू परिवार के छोटे सरकार के साथ भी इनका अच्छा उठना बैठना है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो अब तक काली जुराबें पहनकर भाई के साथ डेट पर चली गई होती। काली क्यों, सफ़ेद जुराबें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे की बात कौन कर रहा है डार्लिंग? अगर तुम प्यार से नहीं मानोगी तो हम तुम्हें सीधे गली के अंदर खींच ले जाएंगे। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मेरी माँ अस्पताल में भर्ती हैं और मुझे काम पर जाकर पैसे कमाने हैं। प्लीज़। चूँकि तुम सबसे आखिर में स्कूल से बाहर आ रहे थे, इसलिए गेट के पास कोई और नहीं था। यही वजह थी कि उन गुंडों की हिम्मत और बढ़ गई थी। उसी समय गेट के दूसरी तरफ खड़ी एक एसयूवी कार में बैठी लिनयू घर जाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने इस पूरे नज़ारे को देख लिया था। उनकी बातें सुनकर लिनयू का खून खौल उठा। इन बदतमीज़ों को तो आज मैं सबक सिखा कर रहूंगी। वो अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर उतरने ही वाली थी कि तभी एक आवाज़ सुनकर वो रुक गई। क्यों ना मैं भी शामिल हो जाऊं? लिनयू ने खिड़की से देखा तो पाया कि वो तुम थे। तो आखिरकार लू चेन ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। क्लास में तो बड़ा शरीफ बन रहा था और बाहर निकलते ही गुंडागर्दी पर उतर आया।
यह सोचकर लिन यू ने तुरंत अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर लिया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी ताकि इसे सबूत के तौर पर अपने सीनियर्स को सौंप सकें। उन गुंडों ने मुड़कर तुम्हें देखा और तुम्हारे सीधे सादे चेहरे को देखकर उनका रवैया बेहद घटिया हो गया। अरे ओ चिकने, यहाँ से चुपचाप दफा हो जा, हमारे काम में टांग मत अड़ा। तभी उस लड़की ने तुम्हें देखा और उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी, लेकिन अगले ही पल वो फिर से डर गई। वो जानती थी कि ये गुंडे बेहद खतरनाक हैं। उसने आगे बढ़कर तुमसे कहा, भाई तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। सुना नहीं, मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड कह रही है कि तू यहाँ से रफू चक्कर हो जा। जैसे ही वे गुंडे दोबारा लड़की की तरफ बढ़ने लगे, तभी हवा में उड़ता हुआ एक खाली केन आया और सीधे उनके लीडर के सिर पर जाकर लगा। उस गुंडे ने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से चीख पड़ा, तेरी इतनी हिम्मत, आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तीनों गुंडे आवारा कुत्तों की तरह एक साथ तुम्हारी तरफ झपटे। कार में बैठी लिन यू ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है। लू चेन तो उनके साथ शामिल होने वाला था, फिर वो उनसे लड़ क्यों रहा है। एक टीचर होने के नाते क्या उन्हें अपने स्टूडेंट को बचाना चाहिए था। लेकिन इससे पहले कि लिन यू कार से उतरती, उन्होंने देखा कि तीनों गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से तड़प रहे थे और उनके मुंह से चीखें निकल रही थीं। तुमने पलक झपकते ही उन तीनों को धूल चटा दी थी। अपने बड़े भाई को बुला लो, मैं यहीं खड़ा हूँ। तुमने लड़की की तरफ देखकर बेहद शांत आवाज में कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे ही तुम दोनों जाने लगे, जमीन पर पड़े गुंडों ने खड़े होकर तुम्हारा रास्ता रोक लिया। रुक जाओ, अगर आज तुम दोनों यहाँ से हिले तो मैं इस लड़की की बीमार माँ को कुएं में फेंक दूंगा। ये सुनकर तुम्हारे कदम रुक गए। तुम्हारी आंखों में उनके लिए गहरी नफरत और हिकारत थी। जाओ, जितने लोग बुलाने हैं बुला लो। कार में बैठी लिन्यू के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। चलो, लू परिवार के इस वारिस में कुछ तो बात है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, क्योंकि अगर सामने वाले ने ज़्यादा लोग बुला लिए तो लू चेन की जान खतरे में पड़ सकती थी। लड़की ने जब देखा कि तुम रुक गए हो तो उसने भी हिम्मत जुटाई और तुम्हारे पास आकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में आसमान में काले बादल छा गए और स्कूल के पश्चिमी हिस्से से लोगों का एक बड़ा हुजूम आता हुआ दिखाई दिया। वे संख्या में इतने ज्यादा थे कि गिनना नामुमकिन था। लिन्यू ने अंदाजा लगाया कि वे कम से कम 100 लोग रहे होंगे। हमारे बड़े भाई आ गए, अब तुम्हारी खैर नहीं। भीड़ का लीडर, जिसका नाम ब्लैक बियर था, कद में करीब 6 फीट 4 इंच का एक भारी भरकम इंसान था। उसका शरीर सचमुच एक भालू जैसा ही था। दिखाओ मुझे, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारे लड़कों पर हाथ उठाया। ब्लैक बेयर ने सिगरेट सुलगाते हुए रौब से कहा। लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारी पीठ देखी, उसे वो जानी पहचानी लगी। अरे ओए, हमारे भाई तुझसे बात कर रहे हैं, बहरा है क्या? जैसे ही तुम मुड़े और ब्लैक बेयर ने तुम्हारा चेहरा देखा, उसके हाथ से सिगरेट छूट गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पैर कांपने लगे और माथे पर पसीना आ गया। उसने मन ही मन उस गुंडे को 1000 गालियां दी। कमीने, पूरे शहर में तुझे यही इंसान मिला था पंगा लेने के लिए? लू भाई, आप? ब्लैक बेयर ने थरथराते हुए एक महंगी सिगरेट निकाली और उसे तुम्हारे सामने पेश किया। उसे डर था कि कहीं तुम एक ही इशारे पर उसका पूरा वजूद ही न मिटा दो। उसके पीछे खड़े बाकी लड़के भी 3rd ईयर के थे और वे सब तुम्हें अच्छी तरह जानते थे। उन सभी ने एक साथ झुककर आवाज लगाई, प्रणाम लू भाई। यह देखकर उन तीनों गुंडों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ गए थे कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया है। पूरे स्कूल में ब्लैक बेयर जिसके सामने घुटने टेकता हो और जिसका सरनेम लू हो, वो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता था, लू परिवार का छोटा सरकार। लू भाई। गुंडे के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। ब्लैक बेयर ने बिना सोचे समझे उस गुंडे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई लू भाई के सामने जबान चलाने की? मरना है तो अकेले मर, मुझे साथ में क्यों घसीट रहा है? थप्पड़ खाते ही वो गुंडा और उसके साथी घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगने लगे। उनका सारा गुरूर पल भर में गायब हो चुका था। तभी तुमने अपनी ठंडी आवाज में कहा, दिन दहाड़े एक बेबस लड़की को तंग करना और उसके बीमार परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? आज के बाद तुम तीनों मुझे इस शहर में दिखाई नहीं देने चाहिए। अपना ट्रांसफर कराओ और दफा हो जाओ यहाँ से। लू भाई ने कहा ना, निकलो यहाँ से, ब्लैक बेयर ने चिल्लाकर कहा। वे तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। तभी तुम्हारे दिमाग में फिर से सिस्टम की आवाज आई। तुम मन ही मन बेहद खुश हुए। भले ही कोई गिफ्ट हैम्पर नहीं मिला था, लेकिन 10 घंटे की उम्र बढ़ना भी बहुत बड़ी बात थी। तभी पीछे से एक तीखी आवाज आई, लू चेन, तुम फिर से लोगों को डरा धमका रहे हो? मुड़कर देखने पर पता चला कि वो बाईं रुऑक्सवे थी। वो अपना बैग टांगे सीधे तुम्हारे पास आई और गुस्से में बोली, तो आखिरकार तुम्हारा मुखौटा उतर ही गया? सुबह तो बड़े शरीफ बनने की कोशिश कर रहे थे और अब यहाँ अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हो। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। लू चेन, क्या तुम्हें सिर्फ कमजोरों पर अपनी ताकत दिखाना आता है? क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? और तुम मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो? मैं फिर कह रही हूँ, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। ब्लैक बेयर ने बीच में आकर समझाने की कोशिश की। भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। लू भाई, तो अपना मुंह बंद करो। आज के बाद कोई भी इसे भाभी नहीं बुलाएगा, समझ गए? तुमने कड़क आवाज में कहा। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। पूरे स्कूल को पता था कि तुम बाईं रुऑक्सवे के प्यार में पागल थे, लेकिन आज अचानक तुमने ये क्या कह दिया?
क्या ये सब तुम्हारी बगल में खड़ी उस नई लड़की की वजह से था? वो लड़की भी शर्मा कर लाल हो गई। भाई रुओक्सुए ने जब उस लड़की को देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो लड़की खूबसूरती और शालीनता में उससे कम नहीं थी। उसके दिल में एक अजीब सी जलन पैदा हुई। लू चेन, मुझे जलन महसूस कराने के लिए यह सब नाटक बंद करो। तुम्हारी ये बचकानी हरकतें मुझ पर बेअसर हैं। इतना कहकर भाई रुओक्सुए वहां से चली गई। तुमने उसकी तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाए, पगला गई है क्या? लड़की ने तुम्हारी तरफ देखा और बेहद संकोच के साथ कहा, मेरा नाम ली जिंग्या है। आज आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा था। तभी तुमने ब्लैक बेयर और उसके साथियों की तरफ देखा और कहा, तुम सब देश का भविष्य हो। मैं बस इतना चाहता हूं कि आगे से तुम कभी किसी कमजोर को परेशान नहीं करोगे। कम से कम अपने दिल में इंसानियत और न्याय की भावना जरूर रखना। वे सब तुम्हारी बातें सुनकर हैरान थे कि जो इंसान खुद इस शहर का सबसे बड़ा माफिया का वारिस था, वह उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा था। लेकिन किसी की हिम्मत कुछ बोलने की नहीं हुई। तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई दी। भीड़ तितर बितर हो गई और वहाँ सिर्फ तुम, ली जिंग्या और लिन यू बचे। पुलिस की गाड़ियाँ रुकीं और इंस्पेक्टर ली बाहर आए। तुम्हें देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे सरकार, फिर कोई हंगामा खड़ा कर दिया क्या? अरे नहीं ली भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी लिन यू आगे आई और बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैं इनकी क्लास टीचर हूँ। मैंने कुछ लोगों को इन्हें घेरे हुए देखा था, इसलिए मैंने पुलिस को फ़ोन किया। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, फिर हम चलते हैं। छोटे सरकार, घर जल्दी चले जाना, माता पिता परेशान होंगे। पुलिस के जाने के बाद लिन यू ने अपनी कार की चाबी घुमाते हुए कहा, चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देती हूँ। तुमने कुछ सोचा और ली जिंग्या के साथ उनकी कार में बैठ गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले।